ओके, अवध ओझा सर, डीप डाइव के लिए आप रेडी हो? ओके, आज यू प्रेजेंट कीप इट कैजुअल। क्वेश्चन 1, भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज क्या है? भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज ये है, इतिहास एज अ सब्जेक्ट, हिस्ट्री। जी। भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज ये है कि पुरानी सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, रोम, यूनान सब खत्म, भारत जिंदा है। ओके, भारत जिंदा है, लेकिन उस जिंदा भारत ने जो उसके लिए अमृत था उस पर ध्यान देने की बजाय कहानियों पे ज्यादा ध्यान दे दिया। रोमांस यानी कि लड़के लड़की वाला रोमांस नहीं, रोमांटिक थिंकिंग। एग्जैक्टली उस पर ज्यादा ध्यान दे दिया। अगर वो भारत के जिंदा होने के और उसके महान होने की गाथा पे ध्यान देता ना, जो कि अब गवर्नमेंट करने को सोच रही है, इसको लेके बड़ा हो हल्ला मच रहा है, पर शायद ऐसा मुझे लगता है कि वो यही सोच रहे हैं कि उस भारत का जो अमरत्व का सिद्धांत है उसको फिर से जिंदा किया जाए। कैसे सोच रही है? हम सारा काम करते हैं मन से, पढ़ाई करते हैं मन से, लड़ाई करते हैं मन से, प्रेम करते हैं मन से, सब मन से ही तो होता है। और ध्यान देते हैं हम सबसे ज्यादा शरीर पे, एलमंड का सूप लगाते हैं, एलमंड का शैम्पू लगाते हैं, एलमंड का तेल लगाते हैं और खाते हैं गुटखा। तो जहां पर लोग, जिस देश में लोग ये ना समझ पाए कि सारा खेल जब मन से है तो सबसे पहले किसको मजबूत करना है? मन को। तो कौन सी विधा है भारत की? ध्यान, मेडिटेशन। महाअवतार बाबा, उन्हीं की तो फोटो लगी है। महाअवतार बाबा, उस ट्रेडिशन को जिंदा करना है, उस ट्रेडिशन को ध्यान। हमारे यहाँ ध्यान कौन करता है? जिसको कैंसर हो गया, जो बीमार है, उसको कहा जाता है कि ध्यान करने से बीमारी ठीक होती। ध्यान करने से मन ताकतवर होता है, और वही ताकतवर मन आपको प्रेम में बनाए रखेगा, आपको पढ़ाई में बनाए रखेगा, आपको पूजा में बनाए रखेगा। ध्यान करोगे आप बैठ के 2 घंटा, तो वो पुरानी गरिमा को, इतिहास को ध्यान देना चाहिए। वहां इतिहास ने ध्यान नहीं दिया, रोमांटिसिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया उसने। मेडिटेशन इज द जिम फॉर क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। ओके, और वर्स्ट चीज भी बतानी है आपको। वही मैं, भारतीय इतिहास वर्स्ट चीज यही है कि भूल चुके हैं, योग भूल चुके हैं। वाओ। ओके, दूसरा सवाल, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की एक सबसे कॉमन गलती और एक अंडररेटेड गलती, यानी कि एक गलती जो हाईलाइट नहीं की जाती। एक सबसे कॉमन गलती और एक गलती जो लोगों को पता नहीं है ज्यादा। प्रिपरेशन शब्द को समझ ही नहीं पाते, और कॉमन गलती कभी सिलेबस पढ़ते ही नहीं। ओके, यूपीएससी एस्पिरेंट में जो फेल करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं जी। वो प्रिपरेशन शब्द को नहीं जानते। इस कंट्री का 95% लड़का प्रिपरेशन शब्द को जानता ही नहीं, वो पढ़ता है। अगर पढ़ना होता तो प्रिपरेशन शब्द क्यों यूज करते? वो प्रिपेयर करना, गांधी 20, गांधी 1930, गांधी 1942। तो ये जो गांधी 1920 में 50 लोगों को बाहर बुला रहे हैं, फिर 30 में 500 लोग हो जाते, फिर 42 में 5000 लोग। इस एवोल्यूशन को समझना है, कैसे हुआ। वो 20 के सारे पॉइंट्स रट लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन पॉइंट 1, नॉन कोऑपरेशन 2 रट लिया, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस के 10 पॉइंट रट लिया, कहते हैं ये पढ़ाई है। प्रिपरेशन मतलब पूरी कहानी को पढ़कर उसके जिस्ट को समझना। ये उनकी सबसे कॉमन गलती है, वो प्रिपरेशन नहीं करते, 95 पढ़ाई करते। और अंडररेटेड गलती है कि सिलेबस पे कभी ध्यान ही नहीं देते, पता ही नहीं होता क्या सिलेबस है, पता ही नहीं होता कि मुझे आईएएस प्रॉपर बनना है या आईएएस अलाइड बनना है, सेंट्रल सर्विस में जाना है कि ऑल इंडिया सर्विस में जाना है। ओके, अगला सवाल, ये थोड़ा कैजुअल सवाल है, ठीक है। कहा जाता है कि कपड़े आपके पर्सनालिटी के एक मैनिफेस्टेशन होते हैं, एक ऑफशूट होते हैं। जो आपकी पर्सनालिटी होती है वैसे ही आपके कपड़े होते हैं, आपकी स्टाइल होती है। तो आपकी स्टैंडर्ड आउटफिट के बारे में कुछ बताइए। गमछा, जो आज एक्सीडेंटली मैं ला नहीं पाया। नहीं कोई नहीं, पहली बार है जब मैं आपको इसके बिना एक्सीडेंटली आई फॉरगॉट गमछा लाना। पर मेरी पर्सनालिटी में गमछा है, और गमछा मुझे हर बात इस बात की याद दिलाता है कि जमीन से नहीं हटना है। जैसे टाई है, एरिस्टोक्रेसी का सिंबल है, गमछा जमीन का सिंबल है।
तो मैं गमछा इसीलिए पहनता हूं कि मुझे हमेशा याद रहे कि मेरी शुरुआत जमीन से हुई, एक साधारण सी, तो वहां से कभी उठना नहीं है, क्योंकि जो भी जमीन से उठे उनका गिरना निश्चित है। एक गलतफहमी थी, अब तो ठीक है कि मैं कुछ अलग हूं। जिस दिन ये गलतफहमी दूर हुई तब जाके कुछ हुआ जीवन में। जैसे लोग टैटू करवाते हैं वैसे ही आप गमछा पहनते हो। गमछा पहनता हूं। ओके, ब्यूटीफुल। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम बदलने का पावर दिया जाए तो आप 3 बदलाव हमारे साथ शेयर कीजिए। आप क्या 3 बदलाव लाओगे? पहली बदलाव एज लिमिट में लाऊंगा। 21 से 25 से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। आप कई सारे स्टेट्स हैं 40 साल तक सिविल सर्विस की परीक्षा लेते हैं। 40 भैया 40 साल लड़का पढ़ेगा, फिर जीवन में भाई 25 तक वो एग्जाम दे ले, क्योंकि किसी भी फील्ड में स्टैब्लिश होने में 5 साल लगते हैं। तो 25 साल में जो बाहर हो गया उसके पास अगले 5 साल है अपने आप को खड़ा करने का। पहला बदलाव तो मैं करूंगा, एज लिमिट को एकदम वो कर दूंगा। दूसरा बदलाव मैं ये करूंगा कि मैं हिंदी को कंपलसरी करूंगा। ओके, लैंग्वेज पढ़नी ही चाहिए। लैंग्वेज जानना बुराई नहीं है, लैंग्वेज को थोपना बुराई है। मैं हिंदी को कंपलसरी करूं। इतनी प्यारी लैंग्वेज है, जैसे तो सारी है, मतलब किसी को कहना बहुत प्यारी है वो अगले आदमी से बायसनेस हो जाएगी। क्योंकि जब कहीं जाते हैं, लैंग्वेज इज अ बाइंडिंग फोर्स। अभी हमारे देश में बाइंडिंगनेस मिसिंग है। हम कर्नाटका गए तो वहां का आदमी टूटा फूटा हिंदी बोलेगा। अब जैसे मैं अगर न्यूयॉर्क की सड़क पे टहल रहा हूं और कोई आदमी फोन पे बगल से बात करते हुए जा रहा है हिंदी में, तो डेफिनेटली आई विल बी अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। जी। तो एक तो मैं एज लिमिट बदलूंगा, दूसरा मैं हिंदी को बदलूंगा, और तीसरा जो सबसे बड़ी बदलाहट मैं वहां करूंगा वो ये करूंगा कि व्यक्ति को जब वो एग्जाम दे रहा है, इंटरव्यू तक जा रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरव्यू के कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश जरूर करे। कहीं प्रेफरेंस दे उन्हें कि ये भैया आईएएस का इंटरव्यू देकर आए हैं, क्योंकि आईएएस का इंटरव्यू दिया हुआ लड़का भी आईएएस से कम नहीं होता। तो ये 3 बदलाव मैं करूंगा। ओके, आपको लगता है बदलाव आने वाले? हो सकते हैं भगवान यहां से सरकार सुनेगी। होपफुली। ओके, अगला सवाल। अगर आपको देश का पीएम बनाया जाए तो आप क्या करोगे? आपके 4 प्रायोरिटीज क्या होंगे? सबसे पहले तो मैं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलूंगा, जो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। और योगा और ध्यान कंपलसरी, मतलब आप फेल कर गए तो आप कुछ कर, क्वालिफाइंग पेपर होंगे ये। पहली बात, एजुकेशन अप्लाइड होगी, पहला काम मैं एजुकेशन पे करूंगा। दूसरा काम मैं करूंगा वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पेसिफिकली। जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में औरतें ताकतवर होंगी, वो परिवार, वो समाज, वो देश कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। मैं तो मानता ही नहीं कि औरतें गलत होती हैं। मेरा मानना है आदमी कमजोर होते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान हमारी नहीं सुनते। भगवान सुनेंगे जब आपकी इतनी बिसात हो कि आप उसको सुना लें। तो वैसे भी मैं वुमन और भगवान को दोनों साथ साथ ही रखता हूं। तीसरी बात, मैं कोशिश करूंगा हम एक हो जाएं। यूनिटी। भारत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अखंड यूनिटी। बड़ा नुकसान हुआ हम दोनों का, बहुत नुकसान हुआ। मतलब हमारी आने वाली जनरेशन जब कभी अंदाजा लगाएंगी तो शायद उन्हें एहसास होगा। और चौथी बात, अशोक की जो धम्म की नीति थी उसको मैं फिर से रीइंप्लीमेंट करूंगा। उसमें क्या था? स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक डाइवर्सिटी का मुल्क है ना, कश्मीरी कल्चर, तमिलियन कल्चर, गुजराती कल्चर, असमी कल्चर। तो वो पहला आदमी था जिसको ये बात पकड़ में आई। अच्छा, डिफरेंसेस अगर समझ में ना आए कि क्यों हैं, जैसे मुसलमान बुर्का पहनता है उसकी औरतें, क्योंकि इस्लाम सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ, वो डेजर्ट है। खाना और कपड़ा ये कल्चर का हिस्सा है, और कल्चर संबंधित है किससे? ज्योग्राफी से। सहारा डेजर्ट में आप सूट पहन के नहीं टहल सकते, और सहारा का आदमी पालक नहीं खा सकता।
भाई इस्लाम में शराब पे पाबंदी है, वहां जो आदमी ओल्ड मॉन्ग पिएगा वो डेड मॉन्ग हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो शराब कंपलसरी कहाँ है? रशिया में, क्योंकि -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पॉर्क नहीं खा सकता सऊदीया का आदमी। तो फूड और ड्रेस ये कल्चर का पार्ट है, और कल्चर किससे प्रभावित होती है? ज्योग्राफी से। तो ये बात अशोक को पहले समझ में आई कि हमारी डिफरेंसेस जो हैं उसके रीजंस हैं, इसलिए नहीं कि हम दुश्मन हैं। तो फिर उसने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए, उसको धम्मा बोलते हैं जी। ये करूंगा मैं। ओके, ये फिर से एक रैपिड सवाल है। इन शब्दों को सुनकर आप क्या सोचते हो? तो इन शब्दों को सुनकर आपको एक अलग शब्द कहना है, तुरंत बताना आपको। यूपीएससी, गैम्बल, हिस्ट्री, मजा, भारत, महान, शादी, शादी इज अ वेरी पायस एंड रिलीजियस एक्ट, प्यार, जरूरी है, कपड़े, मस्ट है, पर आपको सूट करने चाहिए, ओके, स्टाइल, गिव्स यू आइडेंटिटी। बॉलीवुड, बॉलीवुड इज वेरी गुड व्हेन इट ब्रिंग्स तारे जमी पे, व्हेन इट ब्रिंग्स 3 इडियट, व्हेन इट ब्रिंग्स रंग दे बसंती। तो इट हैज अ रोल, बॉलीवुड हैज अ रोल, द थिंग्स व्हिच बुक्स कैन नॉट डू थिएटर विल डू। ओके, तो बॉलीवुड वेरी गुड। क्रिकेट, जलवा। अगला सवाल, आपके अकॉर्डिंग सबसे स्टाइलिश एक्टर कौन है और क्यों? शाहरुख खान मुझे स्टाइलिश लगते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? ऐसे मैं ज़्यादा मूवियाँ देखता नहीं, पर जब मैं उनके शोज वगैरह कभी कभार देखता हूँ तो मैं देखता हूँ वो रहते हैं यम्पी लंपी लुक में, और अच्छे शर्ट्स और उसकी कॉम्बिनेशंस वगैरह। तो शायद मैं चूंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, पर शाहरुख साहब को 1-2 शो में देखा है मैंने। तो अब ये मानते हो कि स्टाइल का एक सिग्निफिकेंस होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्टाइल इज योर इंसाइक्लोपीडिया। मतलब स्टाइल आपकी बहुत कुछ बताएगी आपके बारे में, आपका बैठने का तरीका, आपका बोलना, आपका हैंड रेज करना, तो वो सारी चीजें बहुत कुछ डिफाइन करती हैं। बहुत सारे लोग बहुत लेट सीखते हैं लाइफ में, बहुत सारे लोग इमिटेट करते हैं। स्टाइल इज अ इनबिल्ट सिस्टम। व्हेन यू ट्राई टू सिट लाइक अमिताभ बच्चन, तो यू लूज एवरीथिंग। यू शुड सिट एज पर योर मेंटल स्टेटस। जैसे आप अंदर से वीरता का भाव लिए बैठे हैं, तो वो आपकी बॉडी से दिखाई पड़ना चाहिए। सिर्फ मूंछ बड़ी करके और घुमा लेने के और आंख टेढ़ी करके आप, वो बात ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। ओके, अगला सवाल, जब आप घर पे बैठे हुए होते हो, जब आप चिल कर रहे होते हो, तो आप क्या पहनना पसंद करते हो? नहीं, मैं तो घर पे, मेरा वैसे फेवरेट जो वेयर है, जो आमतौर पे मैं बाहर भी पहनता हूँ, मैं ट्रैक में ही रहता हूँ। एथलीजर, हाँ, ट्रैक पैंट्स। बिल्कुल। ओके, क्यों? पर कंफर्ट। ओके, ठीक है। मैं तो पार्टीज में, शादी में चला जाता हूँ पहन के। एडिडास मेरा वो है, तो शादी वगैरह में चला जाता हूँ। बढ़िया। ओके, आपके जिंदगी में आपको सबसे बेस्ट एडवाइस किसने दी और वो एडवाइस क्या थी? सबसे बेस्ट एडवाइस मेरे पिता ने दी, और वो मेरे भगवान हैं। और वो यही थी कि देखो बेटा, अपने दिमाग को जिंदा कर लेना, क्योंकि तुम दुनिया में जो भी करोगे, मैं काफ़ी दिन तक उनकी इस बात को समझ नहीं पाया वो क्या कह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा, और आज भी वो भगवान के आशीर्वाद से मेरे साथ हैं, और जब भी मुझे एडवाइस लेनी होती है, मैं यहाँ से इस मंच से कहूँगा कि हर आदमी को अपने जीवन में एक ऐसा आदमी रखना चाहिए जिसकी एडवाइस पर वो ध्यान दे, क्योंकि एडवाइसें जीवन बदलती हैं। अभी रिसेंटली मुझे अपना ऑफिस शिफ्ट करना था अपने कंपनी का, तो मैं इलाहाबाद जा रहा था। तो मैंने पिताजी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं इलाहाबाद अपना ऑफिस खोल रहा हूँ। तो बोले यार शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दिल्ली से बम्बई गए थे, तुम यार इलाहाबाद जा रहे हो, पीछे क्यों आ रहे हो? तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे हमेशा, और ये जो दिमाग वाली एडवाइस दी उन्होंने कि बेटा दिमाग को मारना मत, दबना मत, किसी चीज को इसलिए मत करना क्योंकि दुनिया कर रही है, क्योंकि कल दुनिया नाली का पानी पीने लगे। जैसे लोग कहते नहीं अरे सभी सिगरेट पीते होंगे, ऐसे लोग आज कहते नहीं कि भैया शराब पीना तो फैशन है, होगा कल नाली का पानी पीना फैशन हो जाए फिर। तो ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी, वो कहते थे कि देखो बेटा
जब तुम खाने की कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके पीछे उसका कंटेंट लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। जब सिगरेट खरीदना तो उसका कंटेंट चेक कर लेना कि कितनी प्रोटीन है इसमें। तो बोले ये सब जिंदा दिमाग के काम है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक से एक पढ़े लिखे लोग, कितने बड़े बड़े साइन बोर्ड लिखे हुए हैं, कंपलसरी मैंडेटरी है पान की दुकान वालों के लिए कि सिगरेट स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, फोटो बना दिया उसके पैकेट पे, फेफड़ा बना दिया, कैंसर लिख दिया। लेकिन चूंकि वो दिमाग जिंदा नहीं है इसलिए शायद, या फिर भारत के लोगों को मैं वैज्ञानिक भी मानता हूँ, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि पी के देख रहे हैं कि कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 20 साल पिए तो उनको लगा तो झूठ ही बोलते रहते हैं, यार ऐसा थोड़ी है, मैं 25 साल से पी रहा हूँ मुझे तो नहीं हुआ। तो वो भी एक अप्रोच है लाइफ की। लेकिन माई फादर इज बेस्ट एडवाइस गिवर इन माई लाइफ। मेंटर है बेसिकली। मेंटर है मेरे। ओके। आपके शोहरत, फेम से नतीजत एक चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? ट्रोलिंग। इतनी ट्रोलिंग होती है। आपको क्या ट्रोलिंग मिलती है? नहीं, जैसे मुझे ट्रोल करते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई क्लिपिंग है, मैंने कह दिया कि जैसा भी मैंने कहा कि मुगल काल में मैं जीना चाहूंगा, अब ये क्लिपिंग निकाल ली कि ये मौलाना अवध ओझा, ये हृदय से रणवीर इलाहाबादिया शो पे निकला हृदय का मर्म, ये मौलाना, ये मौलानियत की झलक दिखाई पड़ी इस अवध ओझा के अंदर। तो वो बेचारे जो इनोसेंट से लोग हैं, अब तो खैर मैं आदी हो गया उस चीज का। लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि ट्रोलर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, उनसे आप नहीं बच सकते, या ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्योंकि शायद मुगल एरा में भी ट्रोल्स हुए तो रहे होंगे, तब मीडिया अलग रहा होगा, मीडियम अलग रहा होगा। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मुझे बड़ी देर में समझ में आया ये कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेस ऑल दीज थिंग्स। जैसे कि गुरु मूवी में एक डायलॉग है कि अगर दुनिया आपकी बुराई कर रही है तो मान लो आप कुछ अच्छा कर रहे हो। ओके। इन शब्दों की असलियत समझाइए। मौत एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिस पर कुछ बोला नहीं जा सकता। ओके। इसलिए नहीं बोला जा सकता, एक ही आदमी है जिसने मौत पे बोला है, वो है सोक्रेट्स। ही इज द ओनली पर्सन। बाकी उस पे बोलने का मतलब आप बुकिश बातें कर रहे हो कि कपड़ा बदलना होता है, आत्मा शरीर छोड़ के नए वस्त्र धारण करती है, ये सब गीता में लिखा हुआ है, पर वो सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस पर बोला नहीं जा सकता। ओके। जिंदगी युद्ध है, वॉर। और अगर आपने उस वॉर में आपका कमांडर है आपका मन, अगर वो छिपकली देख के डरा तो आप गए, अगर वो कॉकरोच देख के डरा तो आप गए, अगर वो 4 लोगों की बात सुनकर डरा तो आप गए। क्योंकि अगर आपका कमांडर कमजोर हो जाएगा तो आप जीतेंगे कभी नहीं। दुख अच्छी चीज है। एक तो आपको वास्तविकता से परिचय कराता है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जब दिल्ली में ऐसे घूमता था और कई दिन तक, मैं सिखों को कभी कुछ नहीं कहता, मैं कई दिनों तक तो मैं वहाँ बंगला साहिब में खाना खाता था और कोई मुझे एंटरटेन ही नहीं करता था। जानते थे लोग कि भैया बात करेंगे तो पैसा मांग लेगा। और मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम जरूर लूँगा, पंकज पांडे जी, वो पता नहीं क्या उनके मन में रहता था, लेकिन वो हमेशा मुझे पैसे देते थे। मैं जब भी उनसे मांगता था 10,000, 5,000, 15, लोग मना करते थे उनको कि अरे यार क्यों पैसा दे रहे हो, उससे मिलेगा ही नहीं पैसा। पर पांडे जी कभी मना नहीं किया। और एक बार तो मैं उनके बैग से करीब 50,000 रुपये निकाल लिया 2006-07 में। तो बड़ा प्यारी घटना है कि अगर मेरे घर वाले लोग होते तो शायद मुझे गाली देते, झगड़ा करते मुझसे। वो बेचारे मॉरिशस थे, वहाँ से लौट कर आए और किसी को उन्होंने भेजा था पैसा निकालने के लिए, तो उसने कहा कि भैया 50,000 तो कम है। तो लौट कर आए तो अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे ऐसे टेक लगा के। मैं समझ गया कि भाई ने पैसा देखा होगा। मैंने कहा बड़ा चिंतित लग रहा है यार। हाँ बोले यार अब थक गए। मैंने कहा थकान वाली चिंता नहीं है, कुछ और है। कहीं ना यार बैग्स में 50,000 रुपया रखा था, मिल नहीं रहा है, पता हम सोच रहे खर्चा कहाँ किया है। मैंने कहा मैंने निकाला है। कहे यार अवध हम समझ नहीं पा रहे थे, हम कैसे तुमसे कहें। क्या तरीका था बात को कहने का। भाई आप किसी घर में रह रहे हैं, वो तो कह देगा तुरंत कि तुम ही थे यार, मेरे बॉक्स में पैसा रखा हुआ था, तुम पैसा नहीं मिल रहा है, क्या किए पैसा। लेकिन कितना बढ़िया दिमाग रहा होगा कि नहीं यार अगर मैं डायरेक्टली पूछ लूँगा, कहीं हर्ट ना हो जाए, कहीं चोरी का एहसास ना हो जाए। तो दुख होना चाहिए आदमी को जीवन में, उससे आदमी को वास्तविकताएं पता चलती हैं।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता। अगर आपको एक मैकेनिक की साइकोलॉजी समझनी है तो आप एक मूवी देखो, खट्टा मीठा। जब राजपाल यादव जॉनी लीवर को बुला के ले आता है, जॉनी लीवर कहानी सुना रहा था कि मैं एक बार वो चला रहा था क्या कहते हैं, रोड रोलर, और गर 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 रोड रोलर फंस गया। तो मैकेनिक ये दिखाना चाहता है कि भैया मैं दुनिया का सबसे उम्दा मैकेनिक हूं। तो और अगर मैकेनिक से काम लेना है तो उसको टोकना नहीं। जैसे बार बार अक्षय कुमार पूछता है क्या हुआ, कहता अभी ठीक करके देता हूं। और मामा कहता यार ये मामा बना रहा, रिश्तेदार बना रहा। तो आप हिंदी मूवी से क्या नहीं सीख सकते, पर आप कभी दिमाग के साथ बैठकर देखिए तो। जैसे मुन्ना मिर्जापुर का एक बड़े घर के बदतमीज युवा का रिप्रेजेंटेटिव किसी घर जा रहा है, उसके बाप की हाइट छोटी है, उसी के लौंडे से मजाक उड़ा रहा है कि भाई ये तो अद्दा है, ये तो अद्दा है। और बदतमीजी की हाइट कि यार तुम्हारी अम्मा से मिलते होंगे तो सीढ़ी लगाते होंगे। मतलब आप इमेजिन करो कि बॉलीवुड क्या क्या दिखाता है। ओके। पैसे धरती पर भगवान का रूप है। ये देश है जो कहता है अब पैसे क्या है, हाथ का मैल है, दिखा निकाल के। और यही वो देश है जहां लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पैसे कमाने हैं, हर युवा को कमाने, हर व्यक्ति को कमाना है, और पैसे को गोल बनाना है। ज्यादा गोल ना बनाए, 2-4 लाख करोड़ का बना ले। इससे मेरा एक छोटा सा गोल है कि मुझे 1 लाख करोड़ रुपए कमाना है। मैं यूनिवर्स के उसमें बता रहा हूं। जी जी। इतना बड़ा यूनिवर्स है, वहां 1 लाख करोड़ रुपए क्या है। मनी इज वर्शिप। हर आदमी इस देश में पैसा तलाश रहा है। जो नहीं तलाश रहा है वो स्वामी अड़गलनंद है, ध्यान में मस्त है। तो इस देश में जो ध्यान में मस्त है बस उसी को पैसे की जरूरत नहीं, बाकी सबको है। ओके। सफलता एक ऐसी दुल्हन है कि अगर आपको मिल जाए तो आपकी गली का कुत्ता भी आपको अपना जीजा बना लेगा। बड़ी प्यारी चीज है सफलता। मतलब मैं सोचता हूं मैं आज भी वैसा ही अवध हो जाऊं, मैं आज भी झूठ बोलता हूं, मैं आज भी सोचता हूं बेईमानी करूंगा। मैं कहता हूं मतलब मेरा एक गोल है लाइफ में कि दुनिया का बेईमानों का भगवान बनना। मुझे ईमानदार बनना ही नहीं। कितने सारे ईमानदार इस देश में, मुझे नहीं बनना। इस देश में रहकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ईमानदार बनना ही नहीं है। सब मुझे जानते हैं कि ये बेईमान है, ये झूठ बोल रहा है, बदमाश है, अपराधी, लेकिन सब मेरे सामने आके कहते हैं यार अवध भैया बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आप भैया क्या पढ़ाते हैं भैया। मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन चूंकि आज भगवान के आशीर्वाद ने, गुरुओं के आशीर्वाद ने, आइडेंटिटी, मैं हर उस चेहरों को देखता हूं तो मुझे लगता है कल तक तो तुम मुझे गाली दे रहे थे। सफलता बहुत जरूरी है और मिलेगी कब? जब आप किसी गुरु का शरण पकड़ लो। किसी को पकड़ो, आप पंडित रविशंकर को पकड़ लो, आप सदगुरु को पकड़ लो, आप आशुतोष महाराज को पकड़ लो, आप YSS के पार्ट हो जाओ, आप इस देश के किसी संत को पकड़ो। आप डरो मत कि अरे कुछ संतों ने धोखा दिया। एक 50,000 की गड्डी में अगर 5 नोट नकली हो जाए तो हम पूरी गड्डी थोड़ी जलाएंगे। सफलता बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी।